हे गाइस, वेलकम बैक टू चिलराइजर टीचिंग। हमारा आज का टॉपिक है नाजिज्म। सो बेसिकली हम नाजिज्म के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नाजिज्म है क्या, किस तरीके से जर्मनी में आया, कौन इसको लेकर आया। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीफेस की। ठीक है, नाजिज्म बेसिकली एक कंट्री में तब आ सकता है जब वो कंट्री इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोसाइटी हर तरफ से ट्रबल में हो। ठीक है, और उस टाइम पे उस कंट्री के लोगों को प्रोवोक करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। और जब किसी कंट्री के लोगों को आप इजीली प्रोवोक कर सकते हो तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर नाजिज्म लाना बहुत आसान है। अब बात करते हैं कि नाजिज्म है क्या। नाजिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जो कि नाजी पार्टी ने फॉलो की थी, जिसका लीडर हिटलर था जर्मनी के अंदर। अब बात करते हैं कि नाजिज्म आया क्यों, उसके क्या मेन 4 रीज़न थे। उसका मेन रीजंस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था एंड लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा था, जिसकी वजह से सोशल क्राइसिस भी हो रहे थे। और इन तीनों की वजह से क्या होता है, हिटलर की पार्टी स्ट्रॉन्ग बनती है और एक तरीके से हिटलर जर्मनी में रूल में आ जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे शुरू हुए थे, तो वर्ल्ड वॉर के 1 के बाद जो है जर्मनी जो है अनअफोर्डेबल कंपनसेशन का विक्टिम बन जाता है कि उसके ऊपर डेप्ट आ जाता है बाकी कंट्रीज को देने के लिए, जैसे कि फ्रांस एंड बेल्जियम को। और जब उस डेप्ट को वो चुका नहीं पाता है तो क्या होता है, बेल्जियम जो है जर्मनी में से रूर को ऑक्यूपाई कर लेता है 1923 में। उसके बाद डावेस प्लान आता है एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो राइज करती है 1929 के कुछ पीरियड के लिए राइज करती है, लेकिन दोबारा से क्या है, जर्मनी जो है डार्कनेस में आ जाता है। पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो जो वाइमर रिपब्लिक था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा था। अब इसकी वजह से जर्मनी 2 मेजर प्रॉब्लम्स को फेस करती है। पहला जो डॉक्टर कैप है 1920 में, वो वाइमर रिपब्लिक को हटाने की कोशिश करते हैं, ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लैंडरॉफ एंड हिज डिसिपल हिटलर ट्राई टू रिपीट द स्टोरी इन 1923। अब बेसिकली लैंडरॉफ कौन था, ये एक पॉलिटिकल आदमी था जो कि नाजी पार्टी को लीड कर रहा था। और इसी का जो एक तरीके से बोलो डिसिपल या फिर कह लो शिष्य जो है वो हिटलर बनता है। और हिटलर भी उसी सेम स्टोरी को 1923 में रिपीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 5 साल के लिए जेल में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहीं पर हिटलर अपनी मेन काफ लिखता है। वो लिखता है कि वो किस तरीके की कंट्री चाहता है जर्मनी को, किस तरीके से वो ज्यूज पीपल को जर्मनी के अंदर नहीं चाहता है, सिर्फ जर्मन्स को चाहता है, क्योंकि वो प्योर ब्लड रेस प्योरिफिकेशन में बिलीव करता है। सोशल क्राइसिस की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल वहाँ पर था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जो ज्यूज पीपल थे उनको दोषी ठहराया जा रहा था, उनको एक्यूज किया जा रहा था। जो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारी थी कि जर्मनी जो है वो ज्यूज पीपल की वजह से हारी है। उसके बाद जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है एग्जिस्टेंस में 1897 में। उसके बाद 1919 में क्या होता है कि ये बोला जाता है कि जो ज्यूज पीपल थे जर्मनी में, उन्होंने पैलेस्टाइन का और ब्रिटेन का साथ दिया था, जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हार गया था। ज्यूज पीपल ने जर्मनी को बिट्रे किया था। अब इसके बाद क्या होता है, 1919 में जो हिटलर है वो नाजी सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड लेता है फॉर जर्मनी एंड जर्मन्स, जर्मनी के लिए और जर्मन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड लेता है। 1923 में उसका जो मेंटोर था लैंडरॉफ एंड वो हिटलर खुद, इन दोनों को जेल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये जेल में रहते हैं। और जेल की होती है क्योंकि इन्होंने जर्मनी की पावर को कैप्चर करने की कोशिश करी थी। 1926 की बात करें तो जर्मनी स्टार्ट टू रिकवर हिज पार्टी लॉ सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। अब हिटलर क्या करता है, हिटलर की पार्टी को सपोर्ट मिलने लगता है, क्योंकि जो वाइमर रिपब्लिक था वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा था, और जिस तरीके से वो खत्म होता जा रहा था उसी तरीके से नाजी पार्टी को लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। इकोनॉमिक रिप्रेशन ऑफ 1920 प्रूव टू द गुड टाइम ऑफ
ऑफ हिटलर पॉलिटिकल करियर। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होते, इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं होता, तो हो सकता था हिटलर की जो पार्टी है वो पावर में आती ही नहीं, लेकिन डिप्रेशन होना शुरू हो गया जिसकी वजह से जो हिटलर है उसका पॉलिटिकल करियर स्ट्रांग होता चला गया। इलेक्शन 1931 में उसकी पार्टी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई, वो लोग जीत गए जस्ट शॉर्ट ऑफ 34 वोट्स आउट ऑफ टोटल। उनको टोटल में से सिर्फ 34 वोट कम मिले थे, लेकिन उनकी पार्टी जीत गई थी। और इतनी मेजोरिटी में किसी पार्टी को भी वोट्स नहीं मिले थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल क्राइसिस बिकेम फियर फॉर द कैपिटलिस्ट क्लास। अब कैपिटलिस्ट क्लास को डर लगने लगा था। दे फियर द कम्युनिस्ट, उन्हें कम्युनिस्ट लोगों का डर था, कैन टेक द एडवांटेज एंड रिपीट द 1917 इन रशिया। और जो रशिया में 1917 में हुआ था, उन्हें डर था कि वही चीज यहाँ पर कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो चीज यहीं पर रिपीट ना कर दे। इसलिए हिटलर क्या करता है, इमीडिएटली चेंज करता है, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट हो जाता है और कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करने लगता है। और जैसे ही वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता है तो कम्युनिस्ट की जो पावर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। उसके बाद रिस्टेक ड्रामा, बर्निंग डाउन ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट को जला दिया जाता है। कैपिटलिस्ट को का जो डर है ये एक तरीके से एडोल्फ हिटलर को उनको सपोर्ट मिल जाता है। His position strengthened and he got the support of National Party in 1933. National Party को उसको support मिलता है 1933 में। In 1933, Hindenburg, the president of Germany, accepted Hitler as the chancellor. 1933 में जो प्रेसिडेंट है उसको एज अ चांसलर अडेप्ट कर लेते हैं। इन 1934 हिडनबर्ग डाइड, हिडनबर्ग मर जाते हैं। हिटलर फोर्सफुली ऑक्यूपाइड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कम चांसलर ऑफ जर्मनी। और यहाँ पर जो है हिटलर फोर्सफुली जर्मनी का प्रेसिडेंट कम चांसलर बन जाता है। अब उसके नाजिज्म के अंदर क्या क्या पॉलिसीज आई थी, 3 तरीके की पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। पॉलिटिकल पॉलिसीज की अगर बात करें तो इन 1934 हिटलर एबोलिश्ड ऑल प्रोविंशियल लीग्स, ठीक है, सारी प्रोविंशियल लीग को खत्म कर देता है क्योंकि वो चाहता है जर्मनी को एक न्यू आइडेंटिफिकेशन दिया जाए, ठीक है, एक न्यू आइडेंटिटी जाए। पर्च प्योरिफिकेशन एंडेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हु वर अगेंस्ट हिम। सो आफ्टर 1934 नाजी वाज द ओनली पार्टी इन जर्मनी एंड अडोल्फ हिटलर द ओनली लीडर ऑफ द जर्मन हिटलर। प्योरिफिकेशन के नाम पे वो क्या करता है, प्योरिफिकेशन के नाम पे वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है सबको धीरे धीरे खत्म कर देता है। और 1934 के बाद ऐसा टाइम आता है कि वहां पर सिर्फ एक नाजी पार्टी बचती है और रूलर के नाम पर सिर्फ हिटलर बचता है। He ended human and civil rights on the grounds that a newborn or infant nation requires strict guardianship, ठीक है। और वो ये कहता है कि अब जर्मनी जो है वो एक इन्फेंट की तरह है, एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है, जिसके लिए सारी चीजें उनको डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसके लिए सारे न्यू रूल्स बनेंगे, जो कुछ भी होगा सब कुछ नए तरीके से शुरू किया जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज की अगर बात करें, हिटलर वांट टू से फॉरेन रिजर्व को बचाना चाहता था ड्यू टू सिंथेटिक वाज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल, रबर एंड मोटर फ्यूल, ठीक है। वहां पर जो भी चीजें, जो भी काम हो रहा है उनके लिए वो एक तरीके से फॉरेन ट्रेड को बचाना चाहता था। ब्रोट डाउन द इम्पोर्ट्स ऑफ जर्मनी एंड वाज हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग द फॉरेन रिजर्व ऑफ जर्मनी। इम्पोर्ट्स को उसने धीरे धीरे कम कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट वो चाहता था कि हो, जिसकी वजह से जो फॉरेन रिजर्व है वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। फिर वो 4 ईयर प्लान के साथ आता है। उसका मोटिव था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ाया जाए। उसका ज्यादातर वॉर इंडस्ट्री पे एम्फेसाइज था। वो चाहता था कि वॉर के लिए जो आर्म्स है उन सब की प्रोडक्शन वो खुद करे। उसके बाद उसका थर्ड मेन मोटिव था एलिमिनेशन ऑफ ज्यू कम्युनिटी। वो चाहता था कि जर्मनी के अंदर ज्यूज पीपल ना रहे, क्योंकि वो उनको प्योर रेस नहीं मानता था। वो कहता था ये अनप्योर रेस है जो कि जर्मनी के अंदर रह रहे हैं। दिस वाज अंडर द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अडोल्फ हिटलर एज 70% बिजनेस ऑफ द जर्मनी वाज इन द हैंड ऑफ ज्यू कम्युनिटी। ड्यू टू दिस एवरीथिंग मूव्ड इनटू द हैंड ऑफ जर्मन्स। और जब वो ज्यूज पीपल को खत्म करने लगा तो धीरे धीरे सारी चीजें क्या हुई, जर्मन लोगों के पास जाने लगी। उसके बाद उसकी पॉलिसी आती है डिसआर्मामेंट की। डिसआर्मामेंट एक्सटर्नल पॉलिसीज उसके 4 थी, एक डिसआर्मामेंट, एक लीग ऑफ नेशन, एक वर्सलीज एंड एक थर्ड रेक।
हिटलर लेफ्ट डिसआर्मामेंट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेपन्स दैट अ कंट्री कॉन्फ्रेंस इन 1933। ठीक है, डिसआर्मामेंट क्या था कि किसी भी कंट्री के पास उसके ज़्यादा खुद के हथियार नहीं होंगे जो कि वॉर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस इन 1919। और यही बात डिसाइड हुई थी पेरिस की पीस कॉन्फ्रेंस में 1919 में। यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि डिसआर्मामेंट हो, लेकिन हिटलर जो है उसको एग्री नहीं करता है। वो लीग ऑफ नेशंस को 1934 में छोड़ देता है एज ही एक्यूज द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग द पपेट ऑफ यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस। वो कहता है कि जो ये लीग ऑफ नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली एक पपेट का काम कर रहे हैं फॉर द ब्रिटेन एंड फ्रांस। वो वर्सलीज की ट्रीटी को भी नेग्लेक्टेड कर देता है बिकॉज उसको लगता है कि वहां पर पीस ऑफ पेरिस कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट नहीं किया गया था ऑन जून 28, 1919, जिसकी वजह से वो उसको फॉलो नहीं करता है, नेग्लेक्ट कर देता है। और जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था दैट वाज फ्रॉम 1914 टू 1917, और जो वर्सलीज की ट्रीटी हुई थी दैट वाज इन 1990। उसके बाद थर्ड लेग बेसिकली हिटलर केम आउट ऑफ अ पॉलिसी ऑफ थर्ड रेक विद द ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश ग्रेटर जर्मनी। वो एक काफी बड़ी जर्मनी को काफी बड़ा नेशन बनाना चाहता था, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता था। ठीक है, अंडर this plan was to occupy all the areas dominated by German like Austria, Poland and Czechoslovakia। तो वो चाहता था कि जितने भी एरियाज है जो कि जर्मन डोमिनेट कर रहे हैं उन सबको ऑक्यूपाई करना चाहता था। जनरल रीजन फॉर दिस एजेंडा वाज टू रेज जर्मन सेंटिमेंट, बट द मेन रीजन टू क्रिएट वॉल बिटवीन एशिया एंड वेस्टर्न यूरोप। उसका मेन यहाँ पर रीजन था, ये वो लैंड ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता था, मेन रीजन था ही वांटेड टू क्रिएट अ वॉल बिटवीन द वेस्ट एशिया एंड द वेस्टर्न यूरोप। दिस वॉज एन अलार्मिंग बेल टू ब्रिटेन। ब्रिटेन को यहाँ पर एक अलार्म मिलता है कि जो हिटलर है वो गलत कर रहा है, बट फ्रांस दे एक्चुअली हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। लेकिन फ्रांस को उस टाइम पे उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। डॉल्फस द रूलर ऑफ ऑस्ट्रिया वॉज किल्ड एंड ऑस्ट्रिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन जर्मनी। फिर नेक्स्ट टाइम हिटलर क्या करता है, ऑस्ट्रिया के रूलर डॉल्फस को मार देता है और ऑस्ट्रिया को जर्मनी के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करता है। ही देन टर्न्ड टूअर्ड सदरलैंड विच अवेकन ब्रिटेन एंड फ्रांस। जब वो सदरलैंड की तरफ जाता है तो उस टाइम पे ब्रिटेन एंड फ्रांस उस चीज से काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो हिटलर की पॉलिसीज पर अब ध्यान देना शुरू करते हैं। दोनों पावर्स कन्विंस करने की कोशिश करते हैं हिटलर को कि पीस रहे, ताकि और पीस रखने के लिए वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, दैट इज म्यूनिक कॉन्फ्रेंस ऑफ 1938। लेकिन हिटलर उस चीज को नहीं मानता है। By the Munich Pact of 1938, he promised to leave the policy of aggression and he was allowed to hold Switzerland। वो कहता है कि 1938 की जो म्यूनिक होती है वो कहता है कि अगर ब्रिटेन एंड फ्रांस उसको सदरलैंड दे देते हैं तो वो ये पॉलिसी छोड़ देगा और पीस फॉलो करेगा। इस चीज को ब्रिटेन एंड फ्रांस क्या है एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हिटलर क्या है अपने प्रॉमिस को वॉयलेट करता है, अपनी प्रॉमिस को तोड़ देता है एंड कंप्लीटली डाइजेस्टेड स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया को भी अपने अंडर कवर करने की कोशिश करता है। इन 1939 ही केप्ट द हैंड ऑन पोलैंड। फिर वो पोलैंड को कैप्चर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन का पेशेंस जो है एंड हो जाता है और वो वर्ल्ड वॉर 2 की बिगिनिंग की बात करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ नाजिज्म की अगर बात करें तो रेडिकल नेशनलिज्म था। स्टेट वॉज सुप्रीम, स्टेट को सुप्रीम माना गया था। वॉर मीन्स टू ग्रेटनेस, अगर आप वॉर जीतते हो आपके पास वॉर के आर्म्स है तो आपको काफी बड़ा माना जाएगा। और रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था बिटवीन द जर्मन एंड द Jewish people. So basically this was a short intro to the topic Nazism and Germany.